हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। ग्रुप 2 और सब ग्रुप के 4 के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हो। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें हम मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हिंदी और जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी और सब एग्जाम के लिए जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस से। सभी ग्रहों में से एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, उस ग्रह का नाम क्या है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो ये है हमारा शनि, जिसका घनत्व सबसे कम है। किसकी उपस्थिति के चलते मनुष्य गाय की भांति घास नहीं खा सकता या पचा नहीं सकता? तो हम भी देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन हम घास नहीं खाते, लेकिन हम पत्तियां भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते या फिर हम क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि जो उसमें घास में सेल्यूलोज पाया जाता है वो हमारा पेट नहीं पचा सकता, या फिर हम उसको पचा नहीं सकते घास में पाए जाने वाले सेल्यूलोज को। मुर्गी के अंडे की जो जर्दी होती है उसमें जो पीला भाग होता है उसमें क्या मौजूद होता है? तो हमारे अंडे होते हैं, उसमें पीली जर्दी होती है, उसमें जो पीला पीला भाग होता है वो क्या होता है? एक एकल कोशिका होती है। क्या होती है वो? एकल कोशिका। ऊपर की जर्दी, जर्दी मतलब उसकी जो लेयर होती है वो एक पीला पीला भाग होता है, वो क्या होती है? वो एक एकल कोशिका होती है। तो कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है, जो कि रचना भी करती है और कार्य भी करती है। ऐसे ही मतलब मुर्गी वगैरह की भी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी शैल होती है। एक प्रकार का मृदा गमले, खिलौने और मूर्तियों को बनाने में प्रयोग की जाती है। तो ऐसी कौन सी मृदा है जो कि हमारे गमले में, खिलौने में और मूर्ति बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ये है हमारी मृणमय मृदा। कौन सी? मृणमय मृदा, जो कि हमारे गमले बनाने में, खिलौने बनाने में प्रयोग की जाती है। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को कैसे मापा जा सकता है? तो हमारी कार के जो दूरी उसने तय की है वो हम कैसे मापते हैं? तो वो हम मापते हैं कैसे? ऑडोमीटर के द्वारा। कैसे? ऑडोमीटर के द्वारा उसको मापा जाता है, या फिर पथमापी से उसको ज्ञात किया जाता है। एक विद्युत चालक डैश आकर्षित करता है। तो हमारे एक विद्युत है, चुंबकीय है, वो क्या आकर्षित करता है? तो वो हमेशा विद्युत चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, तो लोहे को आकर्षित करेगी। चांदी और सोने को पिघलाने के लिए सोनार धातु की एक फूकनी का प्रयोग करते हैं, उसमें डैश की लौ निकलती है। तो हमारे जो सोनार वगैरह होते हैं वो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए एक फूकनी का प्रयोग करते हैं, उसमें से क्या निकलती है? तो ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र, वो क्या निकालते हैं? जो ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र होता है उसको बाहर निकालते हैं और उसको पिघला लेते हैं। यदि वो थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमारी लौ ही बुझ जाएगी, तो हमें बाहर की जो लेयर होती है उसको बाहर से उसको पिघलाते हैं। पूरे एक ऋतु तक खेत को खाली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा जो खेत होता है, मतलब प्राचीन काल में ऐसा होता था, हमारे खेत में पहले एक फसल ले ली जाती थी, फिर उसको काट लिया जाता था, फिर खेत को सिर्फ खाली छोड़ दिया जाता था। पूरी गर्मियों भर उसकी जो पूरी मिट्टी होती थी वो बिल्कुल सूख जाती थी। उसे, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षेत्र परती प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? क्षेत्र परती प्रक्रिया, मतलब इसको हम परती छोड़ देते हैं। केंद्रक को डैश के द्वारा एक कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। तो हमारा जो कोशिका होती है उसमें द्रव, कोशिका द्रव पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा कोशिका द्रव होता है जो कि उसको, केंद्रक को अलग करता है? तो हमारे केंद्रक के पास भी एक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, जो कि कोशिका द्रव से केंद्रक को अलग करती है। स्कूटर के साइड मिरर या जो किनारे पर लगे हुए दर्पण होते हैं सभी वस्तुओं की छवि कैसे दिखाते हैं? तो हमारे जो स्कूटर के बगल में लगने वाले जो मिरर होते हैं वो हर वस्तु की जो मिरर मतलब छवि होती है वो वस्तु की तुलना में छोटी होती है। जब तो हमारे मिरर में आ जाती है और हमें इतना बड़ा ट्रक तो छोटा सा दिखाई देता है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक परम स्रोत क्या होता है? जितने भी सभी जीव हैं उनके लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो हमारे जितने भी जीव हैं वो ज्यादातर सौर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, तो सूर्य ऊर्जा उसके लिए परम स्रोत होती है। जो सुरक्षित क्षेत्र है जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में निवास करता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहां पर जानवर बिना किसी बाधा के प्राकृतिक निवास में स्थान पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है अभयारण्य, या फिर सेंचुरी उन्हें कहा जाता है। आदिश राशियों को पहचानिए। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाप होता है? तो ये दिशा है हमारी दूरी। इसमें हमारी दिशा तो नहीं होती लेकिन हमारा परिमाप होता है। अब विस्थापन, बल और वेग ये सब सदिश राशियां होती हैं, मतलब दिशा के साथ इसमें परिमाप भी होता है। मेलामाइन
जिसमें फर्श की टाइल्स बनती हैं, यह किसका उदाहरण है? तो जो मेलामाइन है उससे क्या बनती है? हमारी फर्श की टाइल्स बनती हैं। यह है हमारा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग मतलब ये जो टेम्परेचर होता है उसमें एकदम से सेट हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है मेलामाइन। युग्मनज जिसको जायगोट कहा जाता है, एक महिला शिशु के रूप में विकसित होने वाला है, मतलब एक महिला शिशु को जन्म देने वाला है। यदि लिंग गुणसूत्र का युग्म डैश निर्धारित होगा तो हमारे जो युग्मनज होते हैं वह जायगोट होते हैं, उससे क्या बनने वाली है? लड़की बनने वाली है। तो लड़की का जन्म कब होगा? जब जो लिंग सूत्र हैं वो एक्स एक्स बनेंगे। कैसे? एक्स एक्स लड़कियों के लिए होते हैं और एक्स वाई कौन होते हैं? लड़कों के लिए होते हैं। और ये निर्धारित कौन करता है? एक्स जाएगा या वाई जाएगा, तो ये पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारित करता है कि कौन से बच्चा होने वाला है। तो ये कौन कौन निर्धारित करता है? एक्स एक्स सेट होगा यदि गुणसूत्र का, तो लड़की जन्म लेगी। जीवाणुज बीमारियां कौन सी हैं? तो मतलब ऐसी बीमारियां जो कि जीवाणु के कारण होती हैं। तो ये हो गया हमारा टाइफाइड और टीबी, जो कि किससे होता है? जीवाणु से होता है। वायरस से कौन सी होती है? हमारे पोलियो और चिकन पॉक्स, ये हमारे वायरस के कारण होती हैं। दाद और जो फीताकृमि होते हैं, ये फीताकृमि से होते हैं। दाद, खाज, खुजली, कवक वगैरह से होने वाली रोग हैं। पैचिस और मलेरिया, ये भी वायरस से होते हैं। अब आता है एसआई, तापमान का एसआई मात्रा क्या होती है? तो तापमान को हम नापते हैं केल्विन में। कैसे मापते हैं? केल्विन के द्वारा मापा जाता है ताप को। धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पॉप की आवाज के साथ निकलती है। ये गैस कौन सी है? तो एक ऐसी गैस जो धातु, एक मतलब ऐसी धातु है जो कि तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एल्कोहल के साथ क्रिया कर रही है और एक गैस का निर्माण कर रही है। और आवाज कैसी आ रही है? उसमें पॉप की आवाज आ रही है। तो ये कौन सी गैस है? तो ये है हमारी हाइड्रोजन गैस। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। संचरण रोकने के लिए लोहे के पाइप और जो सीट होते हैं उन पर जिंक धातु की कोटिंग कर दी जाती है। ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसे कहा जाता है जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। कहा गया? ये है नोन एस गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण को कहा जाता है। लोहे की निकासी में कोयले का एक संधारित्र उत्पाद डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो लोहा होता है उसकी निकासी में लोहे का एक संधारित्र उत्पाद प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा कोक। क्या होता है? कोक का प्रयोग किया जाता है लोहे की निकासी के लिए। लोहे की निकासी के लिए जो कि किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है कोक। स्वेटर और शॉल डैश नामक संश्लिष्ट फाइबर से बने होते हैं। जो हमारी स्वेटर होती हैं, शॉल वगैरह होते हैं, ये किससे बनी होती हैं? तो एक्रिलिक से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? एक्रिलिक फाइबर से बनी होती हैं। एक्रिलिक एक तो ले लो भैया, तभी तो ठंड में बच पाएंगे। तो एक्रिलिक एक तो ले लो, एक्रिलिक से बनी होती हैं। कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण डैश की आवृत्ति पर काम करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड होते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते, तो ये कितनी होती हैं? तो ये 20,000 हैजार्ड से ज़्यादा की होती हैं। और हम कितना सुन सकते हैं? तो 20 से 20,000 हैजार्ड तक हम सुन सकते हैं। लेकिन 20,000 से ज़्यादा होती है उनकी आवृत्ति, या फिर हैजार्ड मतलब जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हैजार्ड से ज़्यादा होती है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। और अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो चिकित्सा वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में काम के नियम से डैश रूपांतरित शामिल होता है। जो विद्युत घंटियां होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं? तो विद्युत घंटियां विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब नहीं भौतिकी हो जाएगी, मशीन वगैरह हो जाती हैं, मोटर वगैरह यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती हैं। लेकिन ये बोल रहा है घंटी, तो वो बजेगी घंटन टन टन, तो आवाज आती है। तो ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हम साइंस को देखते हैं फिर से, मतलब रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि ऐसा कौन सा प्लेनेट या ग्रह है जिसका घनत्व बहुत कम है? तो सबसे कम घनत्व है हमारे शनि का। किसकी उपस्थिति के कारण? हम अब मनुष्य गाय की तरह घास नहीं खा सकते, क्योंकि हम जो घास में सेल्यूलोज होता है उसको हम पचा नहीं सकते। तो गाय में सेल्यूलोज के कारण हम घास नहीं खा सकते। मुर्गी के अंडे की जो जर्दी होती है वो क्या होती है? तो मुर्गी के जो अंडे की जो जर्दी होती है, जो पीला भाग होता है, वो क्या होता है? एक कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है। इस प्रकार की मृदा जो कि गमले, खिलौने, मूर्तियां बनाने में प्रयोग की जाती है, कौन सी मृदा होती है? तो मूर्ति बनाने, गमले बनाने, खिलौने बनाने में जो मिट्टी उपयोग की जाती है उसे कहा जाता है मृणमय मृदा कहा जाता है, या क्लेली
क्लेई मृदा इसको या सॉइल कहा जाता है। एक कार के द्वारा जितनी दूरी तय की गई है हम कैसे देखते हैं, तो हमारे कार में, स्कूटर वगैरह में क्या लगा होता है, ऑडोमीटर लगा होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कार ने कितनी दूरी तय कर ली है। एक विद्युत चुंबक किसको आकर्षित करती है, तो हमेशा विद्युत चुंबक है तो लोहे को आकर्षित करेगी। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए जो सोनार होते हैं वो एक लौ जलाते हैं, उसमें से किसका लौ का प्रयोग करते हैं, जो लौ की बाहर वाली लेयर होती है उसका प्रयोग वो करते हैं। पूरे खेत को एक ऋतु के लिए खाली छोड़ देना क्या कहलाता है, तो पूरे खेत को एक पूरे ऋतु के लिए खाली छोड़ देना कहलाता है परति या क्षेत्र परति विधि कहलाती है, जिसमें खाली छोड़ देंगे तो वो गर्म हो जाएगी और उसकी पोरोसिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। केंद्रक को डैश के द्वारा कोशिका द्रव से अलग किया जाता है, तो कोशिका द्रव हमारे कोशिका के अंदर होता है, उसके अंदर भी केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के पास खुद की एक झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, जो कि उसे केंद्रक द्रव से अलग करती है। स्कूटर के जो साइड मिरर होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बड़े सी वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमारे स्कूटर के साइड मिरर में दिखता है। तो क्या बनता है, वस्तु की तुलना में उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। सभी जीवों के लिए कौन सी ऊर्जा परम स्रोत है, तो हमारे लिए तो सबसे परम स्रोत है हमारा सूर्य, तो सौर ऊर्जा सबसे परम ऊर्जा होती है। वो क्षेत्र जहां पर जानवर सुरक्षित रहते हैं बिना किसी बाधा के और अपना प्राकृतिक निवास स्थान होता है उसे कहा जाता है सेंचुरी, बिल्कुल एकदम सेटल्ड रहते हैं, कोई मतलब अभ्यारण्य मतलब कोई भी मतलब भय से मुक्त है ना अभ्यारण्य। अदिश राशि कौन सी होती है, तो अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाप होता है। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा नहीं है, तो दूरी में दिशा नहीं दी गई लेकिन परिमाप है कि हमने इतनी दूरी तय की है। तो विस्थापन, वेग और बल ये सब में दिशा भी होती है और परिमाप भी होता है। मेलामाइन, इससे टाइल्स बनाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, तो जो मेलामाइन होता है वो उससे टाइल्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। युग्मनज एक महिला शिशु के रूप में जन्म लेने वाला है, तो इसमें कौन कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा होगा, तो यदि युग्मनज या फिर जो जाइगोट है वो महिला शिशु बनने वाली है तो उसमें होगा XX गुणसूत्र। जीवाणुओं के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो जीवाणु के कारण हमारा टाइफाइड होता है और टीबी होती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान को हम नापते हैं केल्विन से। एक धातु जो कि तनु अम्ल में मतलब डाइल्यूट एल्कोहल में से क्रिया कर रही है और आवाज निकाल रही है पॉप की, तो ये कौन सी गैस है, तो ये गैस है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाई पॉप 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 पॉप, तो पॉप की आवाज निकालती है हाइड्रोजन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मृदा अपरदन को रोकना है तो हम क्या लगा देंगे, वृक्ष लगा देंगे तो हमारा मृदा अपरदन रुक जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं, तो 7 रंग उपस्थित होते हैं। संधारण को रोकने के लिए जो मतलब संचरण को रोकने के लिए, जंग से रोकने के लिए हमें लोहे की जो पाइप होती हैं उन पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। लोहे की निकासी में कोयले का एक संसाधित उत्पाद काम में आता है, तो हम जब लोहे को निकालते हैं, परिष्कृत करते हैं, तो एक हमारा कौन सा तेल जरूरी होता है, तो इसमें होता है कोक के तेल, जो कि हमारे कोयले से प्राप्त होता है। स्वेटर और शाल को बनाने में कौन सा फाइबर उपयोग किया जाता है, तो ये होता है हमारा एक्रिलिक एसिड, नहीं एक्रिलिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा की समस्या को दूर करने के लिए कई बार हम अल्ट्रासाउंड उपकरण प्रयोग करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। विद्युत घंटियां किस सिद्धांत पर काम करती है, जो विद्युत घंटियां होती हैं वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मतलब परिवर्तित कर देती हैं, मतलब बजती कैसी है, टन 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 टन। अब आता है हमारा हिंदी, तो जेब कतरा किस प्रकार का समास है, तो समास है भैया हमारा जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, मतलब कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कर रहा है ना जेब को, कर्म को। विज्ञान विधि, चिकित्सा शास्त्र आदि में प्रयुक्त हिंदी कौन सी कहलाती है, तो विज्ञान विधि में, चिकित्सा शास्त्र में जो हिंदी प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है तकनीकी हिंदी। पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब लज्जित हो जाना। बिल्कुल हमें देख के भैया लोग पानी पानी हो गए, मतलब लज्जित हो गए, या फिर हमारे लेक्चर को सुनकर, भाषण को सुनकर लोग क्या हो गए, लज्जित हो गए, पानी पानी हो गए। किस बहुवचन शब्द का वर्तनी सही नहीं है, तो ऐसा कौन सा बहुवचन है जिसकी वर्तनी सही नहीं है, तो ये है हमारे नदियां। नदियां सही लिखा है लेकिन लड़कियां गलत लिखा है भैया, इसमें चंद्र बिंदी आएगी। देखो कैसा बनता है, लड़कियां,
या, और ऊपर आएगी चंद्रबिंदी तो बन जाएगी हमारी लड़कियां। और टोपियां सही लिखा है, नीतियां सही लिखा है, तो सब में चंद्रबिंदी है, सिर्फ लड़कियों में चंद्रबिंदी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, चंद्रबिंदी आएगी। कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक का अर्थ होता है खजूर, और सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। कनक का एक अर्थ क्या होता है, खजूर भी होता है। अपन कनक मतलब आटा भी होता है ना कनक का। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो मौलिक मतलब जो मौखिक मतलब बोलने वाली जो भाषा होती है, सबसे पहली ध्वनि होती है हमारी ध्वनि, या मूल इकाई होती है ध्वनि। व्यंजन, व्यंजन, विजन, इन तीनों शब्दों में क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनना है। तो पहला व्यंजन, फिर व्यंजन और विजन में कौन सा सही है, तो विजन से आ जाए अपना सुनसान, सुनसान मतलब देखना, विजन। और व्यंजन तो हो जाएगा पंखा, व्यंजन। और व्यंजन आता है खाद्य पदार्थ। यदि व्यंजन में बिंदी है तो हमारे खाने के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या है ये, व्यंजन, तो खाद्य पदार्थ बता रहा है पहला वाला। और व्यंजन क्या बता रहा है, ये बता रहा है पंखा बता रहा है। और जो विजन होता है वो बता रहा है सुनसान। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम, आदेश और घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों जो कि गजेटियर के तबादले, नियुक्ति, छुट्टी पर जाने की सूचना गजेट को डैश में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी भैया सरकारी नियम है, आदेश है, घोषणा है, राजपत्र है, या फिर गैजेट है, तबादले की नियुक्ति है, छुट्टी की आदेश है, मतलब जितनी भी प्रकार की सूचनाएं होती हैं उनको हम जनसाधारण तक पहुंचाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम अधिसूचना निकलवाते हैं, अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। नमक मिर्ची में कौन सा समास है, नमक और मिर्ची मतलब हमारा है अपना द्वंद्व समास। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके, मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसका अपनी इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, इंद्रियों से परे है भैया, तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्र। अपमानित होना मुहावरे में कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो अपमानित होना मतलब नाक कटा देना, मतलब सिर झुका देना। अपमानित करना भी होता है और क्या होना, सिर झुकाना भी क्या होता है, अपमानित होना। छावनी में कौन सा प्रत्यय है, तो छावनी में है हमारा अवनी प्रत्यय, छा प्लस अवनी, तो छावनी। निम्नलिखित में से भानुदय में कौन सी संधि होगी, तो भानु में अपना क्या आएगा, पहले अपन भानु को तोड़ देंगे तो छोटा ऊ आ जाएगा, फिर आ जाएगा उदय, तो हो जाएगा भानुदय, ये है अपनी दीर्घ स्वर संधि। वह सर्वनाम निम्नलिखित में से किस श्रेणी का सर्वनाम है, वह तो क्या बता रहे हैं, अन्य तत्पुरुष है ना, अन्य तत्पुरुष समास। शयन में कौन सा संधि विकसित होगा, तो इसमें होगा से प्लस अन, तो हो जाएगा शयन, यण संधि। निम्नलिखित में वर्तमान में कौन सा काल भेद नहीं होगा, तो वर्तमान में ऐसा कौन सा काल नहीं हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा ही नहीं हुआ, ये तो आगे भविष्य में होगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होता। अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा पास हो गए होते, इसमें किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया गया है, अगर तुमने पढ़ा होता तो मतलब संकेत दे रहे हैं हम, संकेत बोधक वाक्य है। कृदंत प्रत्यय में किन शब्द से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो कृदंत प्रत्यय होता है वो उसमें प्रत्यय जुड़ा होता है क्रिया से, जैसे कि दौड़, तो दौड़ना, तो इसमें क्या हो गया, कृदंत प्रत्यय आते हैं, इसमें क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तुषार की पर्यायवाची बताने हैं। तुषार का क्या होता है, तुषार का होता है पीला, मतलब हमारे पेड़ों खेत में क्या लग जाते हैं, तुषार लग जाते हैं ना, तुषार में क्या हो जाता है, पूरा पीला पड़ जाते हैं पेड़, है ना। तुषार शीत भी कहा जाता है और हिम भी कहा जाता है, पाला, शीत, हिम को क्या कहा जाता है, तुषार के पर्यायवाची हैं। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ क्या है, 99 का फेर, ये है हमारे लालच में फंसना, क्या है, लालच में फंसना, 99 का फेर। सुक्ति शब्द का संधि विकसित करना है, तो सुक्ति का क्या होगा, तो शु प्लस उक्ति हो जाएगा शुक्ति। शराफत में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है सराफ प्लस ता, तो हो जाएगा ता प्रत्यय।
सा परिवार में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? परिवार प्लस शा, तो शा परिवार आना है हमारे यहाँ, तो शा उपसर्ग इसमें लगाया गया है। कुछ शब्दों में प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाला उन विशेष अर्थ प्रदान करने वाला कौन सा संयोग देता है? तो एक ऐसा शब्द जिसको प्रारंभ में लगता है किसी भी शब्द के और विशेष अर्थ देता है उसे कहा जाता है उपसर्ग। ये शब्दांश होते हैं। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब पूरे ही पद प्रधान हो रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। तो चलिए हम हिंदी को करते हैं फिर से रिवाइज। हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या था? इसमें इनने बोला था कि जीव कतरा में कौन सा समास है? जीव कतरा है भैया हमारे कर्म तत्पुरुष समास का। विज्ञान विधि में, चिकित्सा छात्र में किस हिंदी का प्रयोग किया जाता है? तो विज्ञान विधि में, और चिकित्सा छात्र में किया जाता है हमारी तकनीकी हिंदी का प्रयोग। पानी पानी हो जाना मतलब क्या है? लज्जित हो जाना। किस बहुवचन का सही प्रयोग नहीं किया गया है? तो नदियों में चंद्रबिंदी है तो सही है, लड़कियों में चंद्रबिंदी नहीं थी तो लड़कियां गलत है। कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ होता है खजूर। जब हम खजूर तोड़ के लाते हैं तो वो क्या अपने बर्तन में जब रहते खड़कते हैं ना तो खन 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 की आवाज आती है, तो खजूर कनक का भी एक पर्यायवाची या अर्थ होता है। मौखिक भाषा जो होती है, मौखिक भाषा जो होती है उसकी इकाई क्या होती है? जब हम कुछ भी बोलते हैं तो क्या निकलती है? पहले ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि इसकी मूल्य इकाई होती है। व्यंजन, व्यंजन और विजन, इसमें हमें बताने हैं इनके सही अर्थ क्या होगा। तो विजन मतलब हमारे एक वो होता है ना देखने वाला, कौन सा विजन है? दृष्टि है ना। तो सबसे पहले है सुनसान, ए भी क्या है? एक विजन है। वजन हमारे बजना, बिजना होता है ना हमारे बुंदेलखंड में, तो बिजना मतलब पंखा। व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन मतलब खाना। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम, आदेश, घोषणा तथा राजपत्रित में आधारित जो अधिकारी गैजेट वगैरह होते हैं, तबादले होते हैं, नियुक्ति होती है, छुट्टी की जानकारी होती है, सूचनाएं होती हैं, इनको प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाना क्या कहलाता है या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसे किया जाता है अधिसूचना का प्रयोग। सबको सूचित कर रहे हैं तो अधिसूचना का प्रयोग इसमें किया जाता है। नमक मिर्ची में कौन सा समास है? नमक और मिर्ची मतलब द्वंद्व समास है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसे कहा जाता है, मतलब इंद्रियों से परे है तो उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय। अपमानित होना क्या होता है? मतलब सिर झुकाना। छावनी में कौन सा प्रत्यय है? तो छाव प्लस अवनी, तो छावनी। भानु उदय में संधि विक्षय कैसे होगा? तो हम क्या कर देंगे? भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटू ऊ की मात्रा आ जाती है, भानु। यह सर्वनाम है, इसका क्या बता रहा है? तो यह बता रहा है हमारा अन्य तत्पुरुष समास। क्या है ये? नहीं, अन्य समास, सर्वनाम, सॉरी, अन्य सर्वनाम को बता रहा है। शयन, शयन में कौन सी संधि विक्षय हो गया? तो से प्लस अन, तो हो जाएगा शयन। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि वर्तमान भेद नहीं है? तो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब वो पूरा ही नहीं हुआ है। तो कैसे बता सकते हैं कि वर्तमान में हुआ है? अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ोगे तो पटवारी बन जाओगे। ये कौन सा है? तो ये संदिग्ध या संकेतवाचक वाक्य है। कृदंत प्रत्यय में किसके साथ जुड़ते हैं प्रत्यय? तो कृदंत प्रत्यय में क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ जाते हैं। तुषार का पर्यायवाची क्या होगा? तो तुषार हमारे खेतों में लग जाता है। कब लगता है? ठंड में लगता है, शीत में लगता है। बर्फ भी पड़ जाती है, पाला पड़ जाता है ना, तो पाला और हिम, तो क्या होते हैं? तुषार के पर्यायवाची हैं। निन्यानवे का फेरा, निन्यानवे का फेरा क्या है भैया? हमारे धोखे के झाल में फंसना या फिर लालच में फंस जाना। सुक्ति का संधि विग्रह कैसा होगा? तो सु प्लस उक्ति, तो हो जाएगा सुक्ति। शराफत में कौन सा प्रत्यय है? तो सराफ प्लस ता, तो हो जाएगा ता प्रत्यय। सा परिवार में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? उपसर्ग आगे लगते हैं तो परिवार के साथ लग जाएगा सा। किस शुद्ध का प्रारंभ में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं और संयोग देते हैं? तो ये कौन से होते हैं जो मतलब शब्द के प्रारंभ में लग रहे हैं? तो उसे कहा जाता है उपसर्ग। जिन समास के सभी पद प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोनों प्रधान शब्द जो हैं वो प्रधान है या पद प्रधान है, उन्हें कहा जाता है द्वंद्व समास। इसके साथ होती है हिंदी कंप्लीट। अब है हमारा जीके मतलब जनरल नॉलेज। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर क्या है? सर्वोच्च शिखर है हमारे पचमढ़ी में स्थित है, जिसको कहा जाता है धूपगढ़, जिसकी ऊंची चोटी कितनी है? 1350। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है और एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। डोडो बेटा क्या है भैया? डोडो बेटा हमारे तमिलनाडु में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। केटू क्या है?
K2 को क्या कहा, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और ये हमारे K2 पाए जाते हैं अभी लद्दाख में हम। भारत में स्वदेशी आंदोलन का पक्ष पोषित करने वाले त्रिमूर्ति लाल बाल पाल डैश में नहीं आते थे। तो ऐसे हमारे भारत में जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें पक्ष पोषी करने वाले त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में कौन नहीं था, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्रपाल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन लाला लाजपत राय नहीं थे। इनको कब, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनने साइमन कमीशन का विरोध किया था, कहाँ पर? लाहौर में, और सैंडर्स के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी लाठी मार मार के। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग में पदक लेकर आई थी। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जिसका राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ स्वयं का अधिकाधिक ध्वज भी है, मतलब था, अभी नहीं है, पहले उसका खुद का संविधान था, उसका राष्ट्रीय ध्वज था और एक आधिकारिक ध्वज भी था, तो वो थे हमारे जम्मू कश्मीर। लेकिन अब बेचारा राज्य ही नहीं बचा, क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? इंदौर में है। लेकिन घनत्व कहाँ पे है? तो घनत्व भोपाल में है। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो जो देखो वो हमेशा इंदौर जाता है। पढ़ने वाले बच्चे इंदौर, जॉब करने वाले इंदौर, मजदूरी करने वाले इंदौर, सभी इंदौर भागते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में है। लेकिन घनत्व कहाँ पे है? भोपाल में है, क्योंकि भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। केवटी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो केवटी, बहुटी, ये सब हमारे रीवा में स्थित है। केवटी कहाँ पर है? रीवा में स्थित है मध्य प्रदेश की। इसरो मुख्य नियंत्रक सुधार या सुविधा मध्य प्रदेश में कब स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो इसरो की जो मुख्य नियंत्रण सुविधा है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थापित की गई है? वो स्थापित की गई है भोपाल में। इसरो रो के काम नहीं चलेगा, मुख्य नियंत्रण सुविधा है, तो पूरे मध्य प्रदेश को कौन नियंत्रण करता है? मध्य प्रदेश की कैपिटल। तो इसरो को भी मुख्य नियंत्रण प्रणाली कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? वो करेंगे भोपाल में। लेकिन जो कैट कहाँ पर है? तो राजा रमन्ना जो लेजर अनुसंधान है वो इंदौर में है। लेकिन हमारे जो इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था? ओलंपिक में पदक कौन जीत कर ले आया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी लेकर आई थी, ओलंपिक में गई थी। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल में जिम्नास्टिक में जीता है पदक और पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ये है अपनी दीपा कर्माकर, ये एथलीट हैं। किस देश ने पुरुष हॉकी टीम में 2016 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? तो ये था हमारा भारत। अभी देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो एशियाई ट्रॉफी हुई है वो किसने जीती है। तो वर्तमान में कहाँ पर हुआ था? 2022 में हुआ था, जो कि किसने जीता है? तो ये जीता है साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। जो पुरुष मतलब पुरुष हॉकी टीम है, एशियाई पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है हमारे साउथ कोरिया ने। किसने? साउथ कोरिया ने जीती है। किसको हराया है? तो मलेशिया को हराया गया है। और वुमेन्स में देखा जाए तो वुमेन्स में जापान ने जीता है, किसको हरा के? साउथ कोरिया को हराकर। और भारत पुरुष एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा था? तीसरे स्थान पर था, कांस्य पदक लेकर आया है। तो वर्तमान में जो हमारा भारत है वो कांस्य पदक लेकर आया है पुरुष हॉकी टीम में, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक लेकर आया है। जीता कौन है? तो साउथ कोरिया जीता है। किसको हराया है? मलेशिया को हराया है। लेकिन एशियाई वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में जापान ने किसको हराया है? साउथ कोरिया को हराया है। विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे पाई जाती है? तो जंगली भैंसे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में जंगली भैंसे पाए जाते हैं हमारे असम में। कहाँ पर? असम में। नर्मदा नदी डैश में मिल जाती है। जो नर्मदा नदी है वह कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है या फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भारत का IRDA क्या करता है? IRDA क्या करता है? तो ये करता है बीमा। क्या करता है? बीमा करता है।
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आई फॉर होता है इंश्योरेंस, आर फॉर होता है रेगुलेटरी, डी फॉर होता है डेवलपमेंट और ए फॉर होता है अथॉरिटी। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रतिपादक रहे हैं? तो पंडित बिरजू महाराज रहे हैं हमारे कथक से, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो बहुत सारे टेस्ट दिए हैं इन्हें अपनी लाइफ में, तो ये है युवराज सिंह। इनको कैंसर भी हुआ था, है ना। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनका है? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? ये यूपीएससी है। यह 3 प्रमुख सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली जो नियुक्तियां होती हैं कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग करवाते हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। 2016 में हुई कबड्डी में विश्व कप के कितने देशों ने टीम ने हिस्सा लिया था? तो हमारे जो 2016 में हुई थी कबड्डी, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? 12 देशों ने भाग लिया था, 12 टीमों ने भाग लिया था। तो हम पढ़ लेते हैं किसकी कबड्डी विश्व कप के बारे में। जो कबड्डी विश्व कप है उसको क्या कहा जाता है? कबड्डी वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई? 2003 में की गई थी वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन की स्थापना। 2022 में हुआ था लास्ट टाइम। तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें जीता था अर्जेंटीना और फ्रांस, मतलब अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था 2022 में। अर्जेंटीना ने यह तीसरी बार खिताब जीता है। और अब जो नेक्स्ट होंगे वो कब होंगे? तो वो होंगे 2025 में, जो कि होने वाले हैं यूरोप के वेस्ट मिडलैंड में। कहाँ पे होने वाले हैं? वेस्ट मिडलैंड्स में ये होने वाले हैं। लेकिन हमें टीम अभी मतलब मिली नहीं है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट कर देंगे कि कितनी टीमों ने भाग लिया था। 2016 में कितना लिया था? 12 टीमों ने भाग लिया था। तो अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बचत खाता खोलने और स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो हमें बचत खाता खोलना है और स्वायत्त रूप से खुद संचालित करना है, तो इसके लिए हमारी आयु होनी चाहिए 10 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो पीला पीला सा हमारा सोना, इसे क्या कहा जाता है? धातुओं का राजा कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला चमकने वाला तारा है हमारा साइरस। क्या है? सीरियस भी कहा जाता है, या व्याध, या फिर साइरस इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो कालिदास सम्मान किसमें नहीं दिया जाता? तो ये नहीं दिया जाता कविता में नहीं दिया जाता, बल्कि शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, रंगमंच में दिया जाता है और दृश्य कला में भी दिया जाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। गांव के लोगों को हर सूचना की पता होती है, हर सूचना पता होती है। शहरों में आपके बगल में क्या हो गया पता भी नहीं चलेगा, लेकिन गांव में, दूसरे गांव में भी पता चल जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सबसे अच्छा संस्थान या फिर संस्थान कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डैश को विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। तो बच्चों के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। क्या है? केरल। केले बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, तो केरल हमारा सबसे पहला बच्चों के लिए अनुकूल राज्य बनाया गया है। किसने बनाया है? WHO ने बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। डैश भारतीय महिला एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो ये हैं हमारे लिएंडर पेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक तेज का प्रकाश पाएंगे? तो हमें दिसंबर में सबसे ज्यादा हमें तेज प्रकाश कहाँ पे मिलेगा? तो हमारे कन्याकुमारी में। कहाँ मिलेगा? कन्याकुमारी में। खजुराहो के मंदिर के समूह डैश और डैश नामक 2 धर्मों के लिए समर्पित है। तो जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं छतरपुर में।
किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अब हिंदू जैन कहाँ पे है? ये है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए हम जीके को करते हैं फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? नहीं, धूपगढ़ है, सॉरी, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। भारत में स्वदेशी आंदोलन के जो पक्ष पोषित त्रिमूर्तियां थी वो कौन थी? लाल बाल पाल थी। और इनमें से कौन से हैं जो उसमें शामिल नहीं थे? तो लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में शामिल नहीं थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है हमारी कल्लम मल्लेश्वरी जी। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जिसका राष्ट्रीय ध्वज था और उसका खुद आधिकारिक ध्वज भी था, तो वो था हमारे जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है हमारी इंदौर में। केवीटी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो केवीटी है रीवा में स्थित। इसरो का जो मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे बनाया गया है? तो इसरो का जो मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया है। राष्ट्रमंडल में जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्नास्टिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हमारी दीपा कर्माकर, जो कि एथलीट हैं। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने 2016 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो ये थी हमारी भारत थी। 2016 में कौन जीता था? भारत जीती थी। लेकिन 2022 में कौन जीता है? तो 2022 में जीती है साउथ कोरिया। किसको हराया है? मलेशिया को हराया है। अब आती है एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप, तो वुमेन में जीती है हमारा जापान और किसको हराया है? इसने साउथ कोरिया को हराया है। भारत पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप में कितना रहा था? तो तीसरे स्थान पर रहा था और कांस्य पदक लेकर आया था। विश्व में जंगली भैंसे सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जंगली भैंसे पाए जाते हैं हमारे असम में। नर्मदा नदी कहाँ जाती है? तो नर्मदा नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है। IRDA भारत में उद्योगों को नियंत्रित करता है और विकसित करता है, तो किसका करता है? तो ये बीमा करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज हैं हमारे कथक से। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है हमारे युवराज सिंह की आत्मकथा। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। 2016 में जो कबड्डी हुई थी उसमें कबड्डी विश्व कप में कितनी की टीमों ने भाग लिया था? तो ये थी हमारी 12 टीमें थी। लेकिन अभी कब हुई थी? 2022 में हुई थी। और 2022 में ये किसने जीती थी? तो 2022 में जीती थी अर्जेंटीना ने। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। 2025 में कहाँ पर होगी? तो 25 में होने वाली है वेस्ट मिडलैंड्स में। और इसको संचालित कौन करता है? तो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन इसको संचालित करती है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बचत खाता खोलने और स्वायत्त रूप से उसे संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 10 वर्ष। किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो चांदी को कहा जाता है धातुओं का राजा। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला तारा है। कालिदास अकेडमी पुरस्कार किसमें नहीं दिया जाता? तो हमारी कविता में यह नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश नहीं या पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व का पहला बच्चों के लिए अनुकूल राज्य किसको घोषित किया गया है? तो ये है हमारा केरल। नेक्स्ट आता है कि भारत के पहले और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, तो ये है हमारे लिएंडर पेस। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर आप दिसंबर में सबसे ज्यादा धूप महसूस करेंगे? तो दिसंबर में धूप कहाँ पर होगी? सबसे ज्यादा कन्याकुमारी में होगी। अब आता है हमारा एक और बच्चा है ना, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है हमारे हिंदू और जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर में? MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हमें पावर पॉइंट में क्या ऐड करना है? टेक्स्ट को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करेंगे।
वे कौन से एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोटेक्शन हैं जो MS वर्ड वर्जन 2010 में उपलब्ध होते हैं? तो ऐसा कौन सा है जो कि वर्जन 2010 में उपलब्ध होते हैं? रिस्ट्रिक्शन और प्रोटेक्शंस जो कि एडिटिंग के लिए हैं, तो ये हैं हमारे किसी डॉक्यूमेंट के भाग या खंड को रिक्रिएट या एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये सही है। विशिष्ट यूजर को डॉक्यूमेंट की एडिटिंग से ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसकी एडिटिंग से हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के भाग या खंड को रिक्रिएट या एडिटिंग कर सकते हैं, विशिष्ट यूजर को डॉक्यूमेंट के एडिटिंग से ब्लॉक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मशीन लेवल मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसर को अवगत कराता है कि क्या किया जाना है, क्या कहलाता है? तो मशीन लेवल का एक इंस्ट्रक्शन जो कि किसको, सेंट्रल प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है, इसे कहा जाता है ऑपरेशन कोड। क्या कहा जाता है? इसे ऑपरेशन कोड कहा जाता है। किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों प्रयोक्ता या फिर यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है? तो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक समय में कई प्रयोक्ताओं को या फिर यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, इसे कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह अलग से इसका फ्रेम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कई सैकड़ों यूजर्स को अपने में सपोर्ट कर सकता है ये। MS वर्ड में हम कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कंट्रोल प्लस यदि हम राइट का प्रयोग करेंगे तो यह कर्सर को शब्द के दाईं ओर बढ़ाएगा। क्या करता है? शब्द के दाईं ओर में यह बढ़ाएगा, क्योंकि हम राइट एरो का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेगा, कंट्रोल में शब्द के दाईं ओर को बढ़ाते जाएगा। यदि हम नॉर्मल राइट करते हैं तो वो एक एक लेटर को करता है, लेकिन यदि हम कंट्रोल के साथ करते हैं तो वो पूरे एक वर्ड को आगे करता जाता है। निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट व्यू कौन सा नहीं होता? तो कौन सा MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो ये है हमारा पेज व्यू, MS पावर पॉइंट में नहीं होता। प्रिंट व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है या फिर आउटलाइन व्यू होता है, ये तीनों होते हैं। प्रिंट दे सकते हैं, नॉर्मल देख सकते हैं, आउटलाइन देख सकते हैं, लेकिन पेज व्यू नहीं देख सकते हैं। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में कौन सा या क्या हमें एक लेटर को अनेक लोगों तक भेजने में सक्षम बनाता है? तो कोई लेटर है वो हमें अनेक लोगों तक भेजना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसे कहा जाता है मेल मर्ज करना। MS DOS के साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? तो एक फाइल है तो हम एक डिस्क से दूसरी डिस्क में इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करते हैं, हम इसमें कॉपी का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी को प्रोजेक्ट है? तो जो हमारा इंटरनेट है वो किसका प्रोजेक्ट था? तो वो था हमारे US की कंपनी ARPA का, ARPA का था। आप MS एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम का चयन कैसे करेंगे? तो हमें एक्सेल में पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉलम की हेडिंग पर जाएंगे और लेटर पर क्लिक कर देंगे, तो हेडिंग लेटर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लाइनक्स में कर्सर के तरह किसी सिंगल कैरेक्टर या एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो लाइनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करना है तो VI एडिटर के साथ हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो हम करते हैं X का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? X का प्रयोग करते हैं। एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो एक IPv6 लंबा होता है 128 बिट के, कितना होता है? 128 बिट के बराबर होता है। MS एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होते हैं? तो 2007 में एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होते हैं, यह टेक्स्ट को जोड़ने मैनिपुलेट करने के काम में आता है, टेक्स्ट को जोड़ता है और मैनिपुलेट करता है। MS DOS में कौन सा कमांड है जो कि ब्लैंक डिस्क की सिफारिश को सेक्टर में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस में आवंटित करता है? मतलब MS DOS का एक ऐसा कमांड जो कि ब्लैंक डिस्क की सरफेस को सेक्टर में विभाजित करता है, उसकी जो सरफेस होती है उसको क्या करता है, सेक्टर में विभाजित करता है और प्रत्येक को एक क्या देता है, यूनिक एड्रेस देता है। ये होता है हमारा फॉर्मेट। क्या कर रहा है? फॉर्मेट कर रहा है, वो सेक्टर को विभाजित कर रहा है सरफेस के और उनको यूनिक एड्रेस दे रहा है।
MS वर्ड में ऑटो करेक्ट का मूल रूप से टाइप किए जाने वाले डैश शब्द को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो MS वर्ड में ऑटो करेक्ट को मूल रूप में टाइप किए जाने वाले डैश शब्द को बदलने के लिए किया गया है। तो ये क्या करता है, हमारे जो गलत स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं उनको मूल रूप से चेंज कर देता है और करेक्ट कर देता है। MS एक्सेल सभी वर्जन में फंक्शन लिस्ट उत्पन्न करने के लिए आपको सेल पर क्या टाइप करना पड़ेगा, तो देखिए फंक्शन लिस्ट बनानी है, उत्पन्न करनी है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, इक्वल का प्रयोग करते हैं या बराबर का। लाइनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, RMDI रिमूव डायरेक्टरी का प्रयोग करते हैं। HTML कोष्टक IMG कोष्टक बंद टैग दो आवश्यक गुण क्या है, तो इसमें होने चाहिए हमारे CRC और अल्ट। निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो रियल टाइम है भैया हमारा, ये है XP एम्बेडेड। क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है XP एम्बेडेड। एक्सपीरियंस है भैया रियल टाइम में ऑपरेट करने का, तो XP एम्बेडेड क्या है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस तरह के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग एक पंजीकृत IP एड्रेस के लिए किया जाता है जो कि अपंजीकृत IP एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो किस तरह के नेटवर्क एड्रेस में ट्रांसलेशन का उपयोग किया जाता है जो कि एक पंजीकृत IP एड्रेस के लिए किया जाता है, और जो कि क्या करता है, जो अपंजीकृत IP एड्रेस होता है उनको ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। तो ये होता है हमारा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या फिर PET कहा जाता है, PAT पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में कौन सा सेल एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं होती, तो ऐसा कौन सा कमांड है जो कि सेल को एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं होती, तो हम इंटर दबा के कर सकते हैं उसको पूर्ण, कीबोर्ड की एरो की दबा कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से एंटर बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन स्पेस बार के द्वारा हम सेल को पूर्ण एंट्री नहीं कर सकते। HTML5 में कोष्टक मार्क टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मार्क टैग का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, टेक्स्ट के हिस्से को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट का जो हिस्सा है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं इसमें। कोष्टक में आता है कैप्शन टैग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो कैप्शन टैग का प्रयोग करते हैं, इसको हम सत्य बताना है, तो ये क्या करता है, टेबल के लिए कैप्शन परिभाषित करता है, तो ये सही है। यह टेबल के लिए केवल एक कैप्शन निर्धारित करता है, तो ये भी सही है। इसे टेबल टैग के ठीक बाद इंसर्ट किया जाता है, तो ये भी सही है, मतलब टेबल है उसके बाद हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो सही है। टेबल के लिए एक कैप्शन निर्धारित करता है और कैप्शन को परिभाषित करता है टेबल के लिए, तो ये भी सही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला चरण क्या होता है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हमारा पहला काम क्या होगा, तो सिस्टम का एनालिसिस करना। ब्रिज के लिए दो उद्देश्य कौन से होते हैं, तो ब्रिज के लिए साथ जो सेगमेंटेशन होता है उसके लिए दो उद्देश्य कौन से हैं, तो हमने ब्रिज क्या किया, एक ऐसे याद कर लो, ब्रिज बनाया, उसके आजू बाजू क्या लगा दिया हमने, सेगमेंट्स लगा दिए कि कोई गिरे विरे नहीं। तो ये क्या करता है, अधिक कॉलोनाइजन डोमेन को ऐड करेगा, मतलब बहुत सारे लोग इससे कॉलोनाइज कर सकते हैं, तो कॉलोनाइज डोमेन को ऐड करता है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ऐड नहीं करता, क्या करता है सिर्फ कॉलिजन डोमेन को ऐड करता है, तो ये सही है। यह यूजर प्रयोगता के लिए अधिक बैंडविड्थ ऐड करता है, तो ये भी सही है, दोनों इसके सही हैं, बी और सी सही है। पहला क्या करता है, ये ब्रांड का जो ब्रिज का जो सेगमेंटेशन होता है क्या करता है, अधिक कॉलिजन डोमेन को ऐड करता है। दूसरा, यूजर प्रयोगताओं के लिए अधिक बैंडविड्थ को ऐड करता है। चलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को करते हैं रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था, ये है, यदि हमें पावर पॉइंट में टेक्स्ट ऐड करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो किसी भी पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट बार का प्रयोग, टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एडिटिंग
रिएक्शंस या प्रोटेक्शंस होते हैं जो कि एमएस वर्ड में उपलब्ध किए जाते हैं। तो एडिटिंग, रिएक्शंस और प्रोटेक्शन कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में भाग और खंडों को रिक्रिएट, एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये सही है। विशिष्ट यूजर को डॉक्यूमेंट की एडिटिंग से ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये भी सही है। यह डॉक्यूमेंट में पासवर्ड को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो ये भी सही, मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं पासवर्ड के साथ, तो ये भी सही है। अब आता है हमारा मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का भाग, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बताता है कि क्या काम करना है। तो ये होता है हमारा उसका ऑपरेशन कोड। किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय में सैकड़ों उपयोक्ताओं को या फिर यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है? तो एक समय दिया गया है, उसमें बहुत सारे यूजर्स उसमें काम कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। यदि हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे कर्सर को एक एक शब्द के बाद दाईं ओर लेकर जाएगा, तो ये सही है। निम्नलिखित में पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता? तो हम इसमें प्रिंट मतलब पेज व्यू नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें स्लाइड होती हैं बहुत सारी। पावर पॉइंट में हम क्या क्या देख सकते हैं? प्रिंट का प्रीव्यू मतलब प्रिंट व्यू देख सकते हैं, नॉर्मल व्यू देख सकते हैं और आउटलाइन व्यू भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से हम एक लेटर को अनेक लोगों को भेजने में सक्षम होता है, तो ऐसा कौन सा लेटर होता है जो कि हम अनेक लोगों को भेज सकते हैं? तो मेल मर्ज करके उसको भेज देंगे। एमएस डॉस के साथ कार्य करते समय यदि हमें कोई कमांड है विशिष्ट फाइल को डिस्क से दूसरी फाइल में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे? तो ट्रांसफर करने के लिए हम करते हैं कॉपी का प्रयोग। इंटरनेट में मूल रूप से एजेंसी को प्रोजेक्ट या मतलब जो इंटरनेट है वो किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो वो था हमारे आरपा का। एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम का चयन करना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे कॉलम को चयन करने के लिए हम कॉलम के सबसे हेडिंग पर जाएंगे और उसके लेटर पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लाइनक्स में कर्सर के तरह किसी सिंगल कैरेक्टर या फिर एक अक्षर को डिलीट करने के लिए हम VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो VI एडिटर या फिर कमांड के साथ हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम करते हैं X का प्रयोग। एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो एक IPv6 जो लेटर होता है वो होता है 128 बिट का लंबा। एमएस एक्सेल 2007 में हमें टेक्स्ट फार्मूला लगाना है, हम क्या करते हैं? तो टेक्स्ट फार्मूला के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। एमएस डॉस में कौन सा कमांड है जो कि ब्लैंक डिस्क को सरफेस के सेक्टर में विभाजित करता है और प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस देता है? तो ये होता है हमारा फॉर्मेट। यदि हमें एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का मूल टाइप करने के लिए किस शब्द को बदल देता है? जो ऑटो करेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत शब्द को ठीक कर देगा, करेक्ट कर देगा। एमएस एक्सेल में जो फंक्शन लिस्ट होती है उसको उत्पन्न करने के लिए हमें किस शेल में क्या टाइप करना पड़ेगा? तो यदि फंक्शन लिस्ट उत्पन्न करनी है तो हमें करना पड़ेगा इज इक्वल टू का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन इसमें लगाया गया है? लाइनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लाइनक्स में हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो RMDIR का प्रयोग करते हैं। HTML कोष्टक में इन इमेज टैग के दो मुख्य गुण क्या होते हैं? ये क्या करता है? सर्च करता है और अल्ट करता है। सर्च SRC और अल्ट का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो XP एम्बेडेड क्या है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग एक पंजीकृत आईपी एड्रेस के लिए किया जाता है जो अपंजीकृत आईपी एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है? मतलब पंजीकृत आईपी एड्रेस के साथ उसके क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, जो कि अपंजीकृत होता है और सबको मिलाता है। तो ये होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। एमएस एक्सेल 2007 में कौन सा सेल एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं करता? तो हमारा जो स्पेस बार होता है उसे हम एंट्री पूर्ण नहीं कर सकते। कीवर्ड में एरो की से कर सकते हैं, इंटर की से कर सकते हैं और फॉर्मूला बार में जाकर इंटर की का प्रयोग भी कर सकते हैं। HTML5 में यदि हम मार्क टैग का प्रयोग करना है तो ये क्या कर रहा है? तो मार्क को हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, तो टेक्स्ट के हिस्से को हाईलाइट कर देता है। यदि क्रिप्शन टैग हम किसका सत्य है? तो हमारे यदि क्रिप्शन को हम टैग कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? हमारे टेबल के लिए कैप्शन को परिभाषित करेगा, तो ये सही है। टेबल के लिए क्रिप्शन निर्दिष्ट करता है, ये भी सही है। टेबल टैग के ठीक बाद इंसर्ट करता है, तो ये भी सही है। सॉफ्टवेयर डेवलप
डेवलपमेंट के लिए पहला चरण क्या होता है, तो हमें डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका पहले सिस्टम का एनालिसिस करना पड़ेगा। ब्रिज के साथ यदि हम सेगमेंटेशन लगाते हैं तो इसके दो उद्देश्य क्या होते हैं, तो ब्रिज के साथ सेगमेंटेशन का प्रयोग क्या होता है, तो यह अधिक कॉलिजन डोमेन ऐड कर सकता है, यूजर ये प्रयोगता के लिए अधिक बैंडविड्थ ऐड कर सकता है, तो दोनों सही हैं। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट का। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। मतलब कोई भी जो हमारा मैनेजर होता है उसके लिए ऐसा कौन सा गुण होता है या कौशल होता है जो कि नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बनाता है, तो वो होता है उसका ह्यूमन स्किल या फिर मानव कौशल। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करता है, तो प्रेरित करने में सक्षम कौन होता है, तो ये होता है उसका अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक एक ऐसा कौशल होता है जो कि कर्मचारियों को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, तो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में कौन नहीं आता, तो वित्तीय जोखिम क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि बाजार जोखिम आता है, ब्याज जोखिम आता है और क्रय शक्ति जोखिम आते हैं। निम्नलिखित में से किस धन का उपयोग के लिए रूप में माना जाता है, धन का उपयोग के रूप में माना जाता है, तो ऐसा धन जो कि हम धन के लिए उपयोग कर सकते हैं, धन का उपयोग किसके रूप में जाना जाता है, तो ये होता है हमारी नगदी में वृद्धि का। ये क्या होता है, हमारे धन का उपयोग क्या कर रहे हैं, हम नगदी में वृद्धि कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन शीर्ष प्रबंधन या फिर कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है, तो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में श्रृंखला के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये करता है मानव प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन शीर्ष स्तर और जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके बीच में श्रृंखला का कार्य करता है। निम्नलिखित में से विभागिता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े कानून का सुविधा पालन करती है, तो हमारे कड़े नियम होते हैं उनका सुविधा पालन करती है हमारे उद्यम प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, कड़े नियमों का नियंत्रण की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो ये कड़े नियमों को या कड़े नियंत्रण को सुविधा प्रदान करते हैं उद्यम प्रकार। निम्नलिखित में कौन सा एक अमूर्त स्रोत है, तो हमारे अमूर्त स्रोत है प्रौद्योगिकी, जो कि हमें दिखती नहीं है, टेक्नोलॉजी है ना, और मशीनें दिखती है, कच्चा माल दिखता है, पूंजी भी दिखती है। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध होता है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने कार्य की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कार्य नैतिकता। क्या कहा जाता है, कार्य नैतिकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में शामिल होती हैं, तो कौन है जो कि पब्लिक लिमिटेड सूचियों में शामिल होती है, तो ये है सूचीगत कंपनियां। कौन होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं जो कि सूची में या फिर लिस्टेड कंपनियां हैं। लाभ और हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। लाभ और हानि का जो विनियोजन लेखा होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जब लाभ का अंश धारित होता है। कब होता है यह, जब लाभ का अंश धारित होता है तब लाभ और हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। एक संगठन के पदानुक्रम में सबसे नीचे कर्मचारी को सामान्यतः डैश सौंपे जाते हैं, तो जो संगठन होता है उसमें सबसे पदानुक्रम में देखा जाए सबसे नीचे वाले कर्मचारी को क्या सौंपे जाते हैं, जो पुनरावृत्ति के कार्य होते हैं और नियमित कार्य होते हैं वो सौंपे जाते हैं। मतलब रूटीन के जो कार्य होते हैं वो सबसे निम्न कर्मचारी या फिर निचली कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष मूल ह्रास डैश पर लगाया जाता है, तो मूल ह्रास होता है वो किस पर लगाया जाता है, तो वो हमेशा लगता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। मूल ह्रास सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो किसी भी खरीदार के लिए एक उत्पाद में बृहद उत्पादन करना है, व्यापक वितरण करना है और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न होता है, तो ये क्या करेगा, व्यापक विपणन भी करेगा, मतलब मास मार्केटिंग करता है। पूंजी आय व्यय में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसी कौन सी आय व्यय है जिसमें कोई पूंजी प्रयुक्त की जाती है या फिर पूंजी के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होती है हमारी पूंजी व्यवस्था के रूप में धन। पूंजी आय व्यय में पूंजी के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो पूंजी अवस्था के रूप में धन। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को डैश
अभिनियम निर्धारित करता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्रदर्शित करने वाली जो गतिविधियां होती हैं उनके क्रम को अभिनियमित कौन करता है, तो ये करती है उसकी अधिसूचना या फिर शेड्यूलिंग। एक सूची बना ली, उसके द्वारा हम पूरा कार्य करेंगे। माल, सेवा और विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो माल, सेवा, विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करता है, बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। डैश खाता एक सेट होता है, तो खाता किसका सेट होते हैं, खाता और बही का। जो खाते होते हैं वो खाता और बही का सेट होते हैं। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है। हम कब कहेंगे कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है, जब आय व्यय से अधिक हो जाती है। चयन करें कि निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। तो अभिव्यक्ति के कौन से स्रोत होते हैं, तो परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव और समाजीकरण और सीखों की प्रक्रिया, ये सब हमारी क्या है, अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है, तो C फॉर होता है हमारा कॉर्पोरेट, S फॉर सोशल और R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों और मूल्यांकनकर्ताओं को कुछ सामग्री कसौटी पर उच्चतम में सबसे कम तक के कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बहुव्यक्तिक मूल्यांकन विधि है जिसमें मूल्यांकनकर्ताओं को कुछ सामग्री कसौटियों पर उच्चतम में सबसे कम तक के कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, तो ये होती है भैया श्रेणी क्रम प्रणाली। मतलब बहुत सारे कर्मचारी हैं, उच्च से लेकर नीचे तक सबका मूल्यांकन करना है एक के बाद एक, तो हम ये किसमें कहेंगे, श्रेणी क्रम प्रणाली में कहेंगे, श्रेणीकरण प्रणाली में। एक प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो कोई भी प्रबंधन के प्रकार हैं तार्किक अनुक्रम में रखे जाएंगे तो उसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। डैश के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है, तो किसके लिए BRS या फिर बैंक समाधान तैयार किया जाता है, तो ये जो रोकड़ मतलब बैंक में जो विवरण होता है उसके अनुसार बैलेंस और जो रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस के अंतर को पहचानने के लिए, मतलब कि हमारे जो बैंक ने विवरण दिया है बैलेंस वो और रोकड़ बही का बैलेंस अंतर को पहचानने के लिए हम बैंक समाधान तैयार करते हैं। निम्नलिखित के अनुसार या अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य करने का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। निम्न में ऐसा कौन सा अनुकार तकनीक है जिसमें एक प्रकार के कंप्यूटर में कार्य का आयाम और प्रोग्राम किया जाता है, तो ये होती है अपने कंप्यूटर की मॉडलिंग करना। क्या होती है, कंप्यूटर की मॉडलिंग करना, मॉडलिंग। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। मतलब क्या कर रहा है, वो सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित कर रहा है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकता है, ये मूल्यांकन करता है, निष्पादन करता है, उन्हें पुरस्कृत करता है और महत्वपूर्ण पैरामीटर बनाता है। निम्नलिखित में से ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये आता है हमारा उद्देश्य आधारित प्रबंधन के अंतर्गत कि भैया उनका कोई मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तभी वो इतने सारे कार्य कर रहा है। क्या क्या करता है, कोई प्रबंधक है सहयोगात्मक क्रियाएं करेगा, लक्ष्यों को निर्धारित करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन करेगा और किस हद तक करे कि लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाए, उनका मूल्यांकन करेगा, निष्पादन करेगा, उनको पुरस्कार देगा। ये सारे पैरामीटर आते हैं हमारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स में। चलिए हम मैनेजमेंट को करते हैं फिर से रिवाइज। तो मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी प्रबंधक के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होगा जो कि उसके नेतृत्व को बेहतरीन बनाएगा। तो नेतृत्व करना है तो भैया मानव को समझना पड़ेगा, तो ये होता है मानव कौशल। एक प्रबंधक में मौजूद ऐसा कौन सा कौशल होता है जो कि कर्मचारियों को प्रेरित करता है कि वो काम करें। तो प्रबंधक के अंदर कर्मचारियों को प्रेरित करने का कौन सा होता है, तो अंतर व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल जो मोटिवेशन होता है, कौशल होती है, तकनीक उसमें कर सकती है अंतर व्यक्ति। क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में कौन सा नहीं आता, तो ऐसा कौन सा जोखिम है जो कि बिल्कुल श्रेणी के रूप में नहीं चलता, तो ये है हमारा स्टैटिक रिस्क नहीं है, तो ये सिस्टेमैटिक रिस्क नहीं है, मतलब साइकिल के रूप में नहीं चलता, क्रमबद्ध नहीं है, तो ये नहीं है हमारा वित्तीय जोखिम। कभी भी आ सकता है, कोई ऐसी क्रम नहीं होती, लेकिन ब्याज का जोखिम, ब्याज दर का जोखिम
और क्रय शक्ति का जोखिम, ये सब हमारे किस में आते हैं, क्रमबद्ध जोखिम के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धन का उपयोग है, तो हम धन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो धन का प्रयोग क्या होता है, धन अपने नगद में वृद्धि करना धन का अच्छा उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा शीर्ष प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करता है, तो शीर्ष प्रबंधन और जो निम्न कर्मचारी होते हैं उनके बीच में श्रृंखला के रूप में प्रबंधन करता है या फिर कार्य करता है, तो ये होता है मानव संसाधन प्रबंधन। निम्नलिखित में कौन सा विभागीयता की कौन सी विधि है जो कि शीर्ष पर कड़े नियंत्रणों की सुविधा प्रदान करती है, तो शीर्ष से बनाए गए नियम होते हैं, कड़े नियंत्रण होते हैं, उनको सुविधा प्रदान करती है विभागीय स्तर पर, तो ये होता है उद्यम कार्य प्रकार द्वारा, उद्यम प्रकार के द्वारा। अमूर्त स्रोत कौन सा है, तो अमूर्त स्रोत है हमारी प्रौद्योगिकी, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध होता है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कार्य नैतिकता, कि वो अपने कार्य में इतना वो है कि किसी और काम में मतलब और किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कौन सा होती हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वो होती हैं जो कि सूची के अंतर्गत होती हैं, सूचीगत कंपनियां। लाभ और हानि विनियोजन लेखा कब तैयार किया जाता है, लाभ और हानि विनियोजन जो लेखा होता है वो जब हमें लाभ का अंश मिल जाता है, धारित हो जाता है, तब तैयार करते हैं। एक संगठन में पदानुक्रम में सबसे नीचे कर्मचारी को सामान्यतः क्या सौंपे जाते हैं, तो किसी भी संगठन में जो सबसे नीचे का कर्मचारी होता है उसको पुनरावृत्ति और नियमी के कार्य सौंपे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है हमारी जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, बृहद वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न जो विक्रेता की पद्धति होती है वो क्या होती है, तो वो बृहद विपणन भी करता है। पूंजी आय व्यय में निम्नलिखित में कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हमारी पूंजी आय व्यय में तो कौन सी पूंजी लगती है, तो इसमें लगती है हमारी पूंजी अवस्था के रूप में धन। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के क्रम होते हैं वो अभी निर्धारित करता है, तो हमारे जितने भी गतिविधियों के क्रम होते हैं वो बनाता है शेड्यूलिंग, क्या है, अनुसूची, अनुसूचन। माल, सेवा एवं विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसी कोई विचार, सेवा या फिर माल है जो कि हमारे किसी ग्राहक को मूर्त अमूर्त गुण प्रदान करता है, तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। खाता एक क्या होता है, तो खाता होता है हमारा खाता वही का सेट। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ कब होता है, जब हमारा व्यवसाय में लाभ कब होगा, जब हमारी आय है वो व्यय से अधिक होते हैं। चयन करें कि अभिव्यक्ति के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो अभिव्यक्ति के स्रोत होते हैं हमारे परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह, ये सब हमारे, और समाज के जो सीखने समाजीकरण होता है और सीखने की प्रक्रिया होती है, ये सब हमारे अभिवृत्ति के स्रोत होते हैं। CSR क्या प्रदर्शित करता है, तो CSR हमारे प्रबंधन में बताता है C फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में किस बहुव्यक्तिक मूल विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटियों पर उच्चतम स्तर से कम तक के कर्मचारियों का मूल्यांकन करना होता है, इसे कहा जाता है श्रेणीकरण प्रणाली। जब प्रबंधन में प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जब भी प्रबंधन के कोई कार्य होते हैं वो तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। डैश के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है, तो बैंक समाधान क्यों तैयार किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बैंक के विवरण में जो बैलेंस होता है और जो रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस होता है उसका में अंतर को पहचानने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा अनुकार है जो कि तकनीक के कौन से प्रकार में एक प्रकार है जो कंप्यूटर में कार्य के आयाम और प्रोग्राम में किया जाता है, तो कंप्यूटर के कार्य के आयाम और प्रोग्राम में किया जाने वाला अनुकार है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर मॉड्यूलिंग। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है ये मूल्यांकन करता है, निष्पादन करता है और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण पैरामीटर्स बनाता है। यह किस नियम में से बात को स्पष्ट कर रहा है, तो ये नियम बता रहा है हमारा उसका उद्देश्य आधारित प्रबंधन के अंतर्गत क्या कर रहा है, ये उद्देश्य को आधारित प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कर रहा है। इसके साथ होता है आज का वीडियो कंप्लीट।
यदि गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।